आजकल दिया जो है वो फड़फड़ा रहा है अपने आखिरी समय पे। जैसा आखिरी टाइम आता है जब दिया जलता है, लौ जब बुझने लगती है तो वो फड़फड़ाती है और इतनी तेज़ फड़फड़ाती है, ऐसा लगता है कि आग तेज़ हो रही है, लेकिन वो आग दरअसल बुझ रही होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऑडियोज़, कई सारी वीडियोज़ शहबाज खान अपने चैनल्स पे डालता है और उस पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो मौलाना लोग पहले सपोर्ट करते थे वो अब अपोज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोज़ तो सबसे पहले इसने इलियास शरफ़ुद्दीन साहब को कॉल किया था। उसमें इसने उनसे बुलवाने की लाख कोशिश की कि हीरा ग्रुप कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। लेकिन इलियास शरफ़ुद्दीन ने जो अपनी वीडियोज़ में पूरा बोला है, अगर आप पूरी वीडियोज़ देखो और ध्यान से सुनो उनकी बातों को, तो उन्होंने कहीं भी इंडिविजुअली कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा है। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है। एक बात उन्होंने जो अपनी तकरीर में जब इसके साथ बैठ के वो बोल रहे हैं, तो एक बात उन्होंने ये बोली कि जो भी इंसान, जो भी बंदा इन्वेस्टर के पैसे दिलाने के आड़े आ रहा है, मतलब कि जो नहीं दिलाना चाहता है, जो भी इसमें रुकावट बन रहा है, अल्लाह ताला उसे तबाह व बर्बाद कर दे। या तो उसे हिदायत दे दे या तो फिर उसे तबाह व बर्बाद कर दे। जब ये बात इलियास शरफ़ुद्दीन मौलाना साहब ने बोला, तो जो शहबाज अहमद ख़ान उसके बगल में बैठा हुआ था, बड़ी ज़ोर से बोला आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन, हाथ उठा के बोला। उसके पहले कई सारी बातों में तो वो धीरे धीरे आमीन बोल रहा था, लेकिन जब ये बात बोले तो इसमें बड़ी ज़ोर से आमीन बोला। तो इस बात से मतलब ऐसा लगता है कि जब खुद को कोई चीज़ बोले ना, सामने बैठा हो चोर को और चोर को ही चोर बोले, तो वो ज़ोर से इसलिए बोला कि ताकि लोगों को लगे कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं थोड़ी ना रुकवा रहा हूँ पैसे, है ना। लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया गलत बोल गया मैं, सभी जानते हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको पता है ये बात, जो भी ऑडियो वीडियो देखते हैं सबको ये बात पता है कि पैसा रुकावट कौन बन रहा है और कौन हर कोर्ट में नई कंप्लेन कराने को बोलता है कि एक कंप्लेन तुम एक जगह से लोगे बिल तो दूसरी जगह कंप्लेन कराऊंगा, और कैसे केसेस को लंबा घसीटने की कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है, ये सभी जानते हैं। और उसी के मुंह पे बैठ के इलियास शरफ़ुद्दीन साहब ने उसके मुंह पे ही उसकी बेइज्जती की, फिर भी वो बेगैरत वहाँ पे बैठ के हंस रहा था। तो ये चीज़ से आप समझ सकते हैं मौलाना कहीं भी कुछ गलत नहीं बोले हैं। वो इस्लाम के बारे में बोले हैं कि भई जो ब्याज लेता है, जो गलत करता है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला। तो इसलिए मैं मौलाना के ख़िलाफ़, या मतलब जो जितने भी मौलाना हैं, जो भी चीज़ें दीन के बारे में बताते हैं, तो उनके बारे में हमारा बोलना सही भी नहीं है, क्योंकि हमें दीन की नॉलेज कम है, तो उसमें तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से ना ही बोलें तो बेहतर है। लेकिन अगर उनकी वीडियोज़ आप देखेंगे तो उनको जो चीज़ बताया जा रहा है उसी के बारे में वो बोल देते हैं। अगर उनको बताया जाएगा कि मौलाना साहब बताइए कि जब अगर कोई ब्याज खाता है तो कैसा है ब्याज खाना, तो वो बताएँगे ब्याज खाना गलत है। तो वही चीज़ जो मौलाना लोगों से ये कॉल करके बोल रहा है, वही चीज़ें वो भी बोल रहे हैं। फिर जब शहबाज खान ने देखा कि इलियास शरफ़ुद्दीन साहब की वीडियो डालने से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इन्वेस्टर पे, तो फिर इसने क्या करा, ब्रदर इमरान साहब को कॉल करा और उनसे बात की। फिर उनसे बात करते करते ब्याज की बातों पे आ गया कि ब्याज, जो ये कंपनी ब्याज पे पैसे देती है, सूद लेती देती है, तो उस पे जो है ब्रदर इमरान भड़क गए और उन्होंने गुस्से में बोला कि भाई सूद जो लेता है या सूद जो देता है वो जंग के लिए तैयार रहे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी मुसलमान, जो भी मुस्लिम हैं, जितने भी लोग ईमान वाले हैं, मानते हैं इस बात को कि सूद खाना गलत है और सूद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूद खाना हराम है। तो ये सबको पता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि जो हीरा ग्रुप कंपनी है, तो क्या वो सूद देती थी, सूद लेती देती थी? जितने भी इन्वेस्टर हैं, सब ने जो इन्वेस्ट किया था, अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो गोल्ड ख़रीदना और गोल्ड बेचना क्या सूद है? अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसे लगा के ख़रीद रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी ख़रीदना और प्रॉपर्टी बेचना क्या सूद है या इंटरेस्ट है इसमें? भाई मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी पैसे मिला लो, जो भी प्रॉफिट होगा अपना बाँट लेंगे, तो इसमें सूद कहाँ से आ गया? उसके बाद क्या बोला इसने कि ये सूद लेती देती है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई कि सूद, अगर
देखा जाए तो सूद नहीं है फिर ये। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सूद कौन खाता है। अब अगर आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। हैदराबाद में एक दारुस्सलाम नाम का बैंक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। दारुस्सलाम बैंक में सूद लेना देना सब कुछ चलता है, और ये बैंक जो है ये ओवैसी का है, MIM पार्टी का है ये। उसमें सूद लेना और देना दोनों चलता है। तो जो शहबाज खान ने जब कॉल किया था ब्रदर इमरान को, तो ये भी बोलना चाहिए था कि मैं भी सूद देता हूँ, है ना, ये भी बात बोलनी चाहिए थी। उसके बाद मैं ब्रदर इमरान की वीडियो देखता रहा, फिर उनकी एक बात मेरे को ज़रा सी, मैं काफ़ी देर तक सोचता रह गया उनकी एक बात को। उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी से कॉल करवाया था नौहिरा शेख जी को, और उन्होंने कॉल उठा के जब उनसे पूछा गया कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, तो उन्होंने बोला दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस, और उसके बाद फ़ोन काट दिया। तो इस बात को मैं सोचता रहा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर ठीक है उन्होंने मना कर दिया था, या जो पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, जो भी रीज़न रहा होगा, अगर मान लो उन्होंने मना कर दिया, अगर हम मौलाना लोगों की बातों को हमेशा गलत नहीं मानते हैं, सही मानते हुए हम इस चीज़ को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने सही बोला और वाकई में फ़ोन काटा होगा नौहिरा शेख जी ने। तो अगर क्या नाम है, वो सही होती, उन्होंने आगे ये भी बोला कि अगर वो सही होती तो बिज़नेस मॉडल बताती। कहने का मतलब यही हुआ कि बिज़नेस मॉडल बताती, और जैसा कि हमारे इस्लाम में बताया जाता है कि हमारा हक़ होता है, अगर हम कहीं पैसे लगाते हैं तो उसका तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, और तहकीकात करना भी चाहिए। तो इस बात से मैं बहुत मेरे को टेंशन हो गई थी कि वाकई में क्या ऐसा था। अगर ऐसा है तो फिर गलत है, क्योंकि भाई तहकीकात करना हमारा हक़ है, और तहकीकात ना करने दिया जाए तो फिर गलत है, क्योंकि हम तहकीकात कर ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे लगाएंगे पैसे किसी भी कंपनी में, है ना। तो फिर एक चीज़ देखिए आप, जब कंप्लेंट हुआ कंपनी पे, तो अगर हम इंडिविजुअली किसी कंपनी का तहकीकात करें तो हम एक ऑथराइज़ पर्सन तो हैं नहीं। किसी भी चीज़ को तहकीकात करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हम, हाँ, जो भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को पता लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ऑफ़िसर जो होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कंप्लेंट हो गया, जब एक पुलिस ऑफ़िसर किसी चीज़ को जाता है पता करने, कुछ जानकारी लेने जाता है, तो उसको ईज़िली वो पता कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा उसको ऑनलाइन सोर्सेज़ से पता कर सकता है, या किसी से पूछ के पता लगा सकता है ना, इन सब चीज़ों से पता लगा सकता है। तो ये जो बात उन्होंने बोली, तो इस बात से जब मुझे टेंशन हुई तो मैं एक चीज़ सोचने लगा, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि जब कंप्लेंट हुआ कंपनी पे, तो जो पुलिस वाले थे, जो तेलंगाना कोर्ट का जो फ़ैसला आया, तो उस पे क्या नाम है, कोर्ट और पुलिस वाले और जो भी एजेंसीज़ थीं, क्या वो बेवकूफ़ थीं? उनको पता करना नहीं था, वो पता नहीं कर पाईं? अगर कंपनी का कुछ भी नहीं था, सब कुछ फ्रॉड था, सब कुछ बेकार था, कंपनी का कुछ भी नहीं चल रहा था, पोंजी स्कीम थी, एक का पैसा लेके दूसरे को दे रही थी, तो फिर इन लोगों को क्या पता नहीं चला, और ये लोग कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, जो सच था उसे कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए। अब यहाँ मान लो कि ये पैसे दे देती हैं कोर्ट में पैसे दे के कोर्ट को ख़रीद लिया, और प्रूफ ये लोग पेश किए, बट इनका माना नहीं गया। तो एक चीज़ सोचो, क्या कोई आदमी खुद ही जाएगा और बोलेगा मुझे आके मार, आ बैल मुझे मार, ऐसा करेगा क्या? जब इनका हैदराबाद तेलंगाना कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब फ़ैसला आ गया, उसके बाद ये खुद सुप्रीम कोर्ट में गईं कि ताकि इनको यहाँ से फ़ैसला क्लियर मिल जाए और हर जगह माना जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गईं, अगर ये गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाती फिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे तो भाई और ऊंची लेवल का फिर वो जांच पड़ताल होगी, है ना, और अपर लेवल की इंक्वायरी होगी, उसमें तो थोड़ी ज़्यादा ही इंक्वायरी होगी। वहाँ का लेवल अलग होता है, हाई कोर्ट का लेवल अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का लेवल अलग होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट चलेंगी। तो ये बात मेरे को थोड़ी-सी मतलब फिर सही लगी कि हाँ, ये कंपनी अगर सही नहीं होती तो यहाँ इस कोर्ट से इनको बेल नहीं मिलती, और इस कोर्ट में फिर इनको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता, और फिर दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट भी गईं। तो जो बंदा सही होगा वही सामने डट के लड़ सकता है। इसी वजह से मैं इस चीज़ से सैटिस्फाई हो गया।
जब इलियास शरफुद्दीन और ब्रदर इमरान से भी बात नहीं बनी, तब इसने शहबाज ने क्या करा कि तौसीफ़ुर रहमान मौलाना, जो कि पाकिस्तान के एक मौलाना हैं, उनको कॉल किया। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी कि कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें तिजारत करना चाहिए क्योंकि ये हलाल तिजारत करती है। तो उनको इसने कॉल किया और पूछा कि आपने किस बेस पे ये बात बोला था। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ लोगों ने बताया था, जैसे कि उन्होंने अकील ज़िद्दा का नाम लिया और कुछ लोगों का नाम लिया। बोले हमारे जानने वाले हैं, तो इन लोगों ने मुझे बताया था कि कंपनी अच्छी है, तो उसी बेस पे मैंने तस्दीक की थी। ये बात तौसीफ़ुर रहमान मौलाना ने बोला। उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि जैसा कि कंपनी अब पता चला है कि वो इलेक्शन में चुनाव लड़ने लगी हैं और कंपनी की सीईओ जो है बुर्का उतार चुकी हैं, यानी कि अपना चेहरा जो है उन्होंने खोल दिया है। तो इसकी वजह से मैं अपने आप को अपनी बात वापस लेता हूं और मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका मानना जहां तक मुझे लगता है ये होगा कि अब भाई वो हराम काम करने लगी हैं और जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो हराम इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं, यानी कि जो पैसे हैं वो हराम काम में लगाने लगी हैं। तो इसकी वजह से वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, यानी कि वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अलग हो जाता हूँ, इस कंपनी के सपोर्ट में अब मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी गोल्ड में बिज़नेस करती है, प्रॉपर्टी और टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों में बिज़नेस करती है। तो गोल्ड ख़रीदना क्या हराम है? अगर देखा जाए तो मैं एक तकरीर सुन रहा था मौलाना की। जब मौलाना लोगों की बात होती है तो तकरीर सुनना भी चाहिए, क्योंकि भाई तकरीर सुनेंगे तभी जानकारी होगी। हम तो उतने जानकार नहीं हैं क्योंकि हम मौलाना नहीं हैं, और सब लोग मौलाना नहीं होते हैं। जो मौलाना होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो दीन की बातें ज़्यादा जानते हैं, उनको सुन के ही हम समझ सकते हैं। तो मैं एक तकरीर सुन रहा था, तो उस तकरीर में मैं ये वीडियो आगे मैं डाल दूँगा। उस वीडियो में मौलाना साहब कह रहे हैं कि बिज़नेस जो है, अगर एक ही बंदा 2 काम कर रहा है, यानी कि बिज़नेस और जो क्या नाम है आपका ये पॉलिटिक्स है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हम बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, बिज़नेस हलाल है, और जो बिज़नेस में हमने पैसे लगाए हैं, उस पैसे को हमें दे दिया कंपनी ने। मान लो हमारा जो प्रॉफ़िट था वो हमें दे दिया, और कंपनी ने जो प्रॉफ़िट कमाया वो प्रॉफ़िट वो पॉलिटिक्स में लगा रही है, कहाँ लगा रही है, वो कहाँ भी खर्चा कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्योंकि वो पैसे अगर वो गलत जगह लगा रही हैं या सही जगह लगा रही हैं, उसका हिसाब किताब उनको देना है, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है। हमारा हमने जो बिज़नेस में लगाया वो हलाल बिज़नेस था, और उसमें हमें प्रॉफ़िट मिला, और हमने अपना प्रॉफ़िट अच्छी जगह पे खर्च किया, और उन्होंने अपना जो भी जगह पे से खर्च किया वो उसका हिसाब देंगी। तो ये क्लिप भी देखिए, ये आगे क्लिप मैं लगा रहा हूँ कि इस कंपनी की जो ओनर हैं, मालिका हैं, उन्होंने यानी बहुत सारे लोग इश्काल पैदा करना शुरू किए, और तस्वीरें और यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों पर मौजूद हैं कि फ़िल्मी स्टार को बुलाया जाता है, या इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखा उनके गया क्रिकेट और उसके अंदर फहाशी है, और इसी तरीके से जो सियासत में है। और लोगों ने यहाँ तक भी बताया कि अंबेडकर के ऊपर फूल वो उन्होंने चढ़ाते हुए दिखाया गया फ़ोटो के अंदर। सवाल यह है कि क्या इस तनाजुर में अगर उनकी तिजारत जायज़ भी हो, तो क्या इन चीज़ों को देखकर उनका सपोर्ट किया जाएगा, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, उनका सियासत में आना एक अलग मसला है और उनकी तिजारत एक अलग मसला है। अगर ये है कि जो पैसा लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर उनको देते हैं, उसी पैसे से और उसी फ़ायदे से वो सियासत में ये जो कुछ कर रही हैं, ख़ाह जैसा कि आपने बताया वो क्रिकेट और उसमें इस किस्म की यानी उरियानी पाई जाती है या दूसरी चीज़ें हैं, तब तो ये चीज़ जायज़ नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि गोया आप पैसा दे करके उसमें ताउन कर रहे हैं। लेकिन उनकी तिजारत अलग है, और वो जो अपना सियासत में कुछ खर्च कर रही ये है उनका अलग मसला है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसलिए कि हम उनके साथ तिजारत में हम गोया कि जहाँ पे शरीक हैं बतौर मुदारबत के, वहाँ हमारा पैसा जो है वो उसमें नहीं लगाया जा रहा है। हमारे पैसे का जो फ़ायदा है हमें वापस किया जा रहा है, और उनको जो फ़ायदा मिलता है उसको उसमें अपना वो सर्फ कर रही हैं। तो वो आज़ाद हैं, चाहे जहाँ खर्च करें। अल्लाह ताला उनसे उनका अपना मुहासबा करने वाला है। वो अगर इसमें हक बजानिब है तो ठीक है, हक बजानिब नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनका हिसाब लेगा। जी। तो क्या हम
ये तो हो गई मौलाना लोगों की बातें। अब इन सब बातों के पीछे एजेंडा क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब कोई नया कानून बनता है तो जिस समुदाय के ख़िलाफ़ वो कानून बनेगा उस समुदाय के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेती है, और फिर मीडिया में ये चलाया जाता है कि देखो हमारे साथ इस समुदाय के लोग अग्री करते हैं, मतलब कि ये समुदाय के लोग हमारे ही साथ हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो एक बड़ी तादाद में लोग अपोज कर रहे होते हैं उस कानून का, उनको फिर गद्दार घोषित कर दिया जाता है और फिर उन पे कार्रवाई होती है। सेम एजेंडा शहबाज, MIM ये सब अपना रहे हैं। इनका एजेंडा अपनाने का मतलब ये है कि देखो, जो मौलाना लोग कल को सपोर्ट कर रहे थे वो मौलाना आज अपोज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन मौलाना लोगों की बातों को ध्यान से सुनोगे तो मौलाना लोग हक़ की बात कर रहे हैं, कहीं भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मौलाना ये बोल रहे हैं कि सूद खाना हराम है, तो भाई हराम है, ज़ाहिर सी बात है हराम है, हम भी मानते हैं हराम है। अगर मौलाना ये कहते हैं कि बुर्का ना पहनना यानी कि पर्दा ना करना गलत है, तो हम भी मानते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो क्लिप मैंने डाली, जो दो लोग मौलाना आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, उस क्लिप से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिज़नेस अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप ये समझना चाहें कि ये MIM पार्टी मुस्लिमों की कितनी मतलब भलाई चाहती है और कितनी इनके सपोर्ट में है मुस्लिमों के, तो आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता हो या ना पता हो। कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ सालों पहले की, मतलब 2-3 साल पहले की बात है, एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि यतिन ओझा एक अमित शाह के ख़ास आदमी हैं, उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने बोला था कि 2015 में शाम को 3 बजे सुबह 3 बजे मीटिंग हुई थी अकबरुद्दीन ओवैसी और इसमें अमित शाह में, दोनों लोगों में मीटिंग हुई थी। और इन दोनों लोगों में ये करार हुआ था कि आप जो है बिहार का जो चुनाव होगा, बिहार के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट खड़े करिए, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हों वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा करिए और वहाँ पे आप कम्युनल बातें करिए, ताकि लोग जो है लोगों में हेट पैदा हो और उससे हमें फ़ायदा हो। इसके लिए उनको पैसे भी मिले होंगे, जो भी रहा हो। आपको मैं ये क्लिप डाल रहा हूँ, आप ये क्लिप भी देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा क्या है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो MEP पार्टी लॉन्च हुई, MEP पार्टी लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि अब पार्टी जो है चुनाव लड़ना तो बंद नहीं करेगी, क्योंकि अब भैया उसने पार्टी लॉन्च कर दिया है तो चुनाव तो लड़ेगी ही। अब यहाँ पे एक बात आती है कि शहबाज हो, चाहे MIM हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई सा भी हो, इन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब यहाँ से तो बेल मिल ही जाएगी और यहाँ से मामला ख़त्म होने के कगार पे है। तो कुछ ऐसा करो, जैसे होता है ना कि किसी को अगर मार ना सको तो उसकी ऐसी हालत कर दो कि लोग उसे मार दें। यानी कि अब ये बदनाम करने में लगे हैं पार्टी को, यानी कि इसका पार्टी जो भाई जाहिर सी बात है, एक जो CEO जो फाउंडर हो, अगर फाउंडर ही गलत हो तो क्या उस पार्टी पे कोई सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इनका ये जो प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी की CEO हैं उनको बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि वो के ऊपर इतने गलत इल्ज़ामात लगा दो और लोगों के दिलों में बैठा दो, ताकि कोर्ट से तो उनको जीत मिल जाए, लेकिन जब बाहर निकलें तो बाहर उनको लोग जीने ना दें। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। क्योंकि कल वो देखो, एक तो इनका जो बिज़नेस था बैंक वाला, वो बैंक तो चला जाएगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे लोगों को हलाल बिज़नेस मिलेगा तो यहाँ लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और दारुसलाम बैंक तो फिर उसमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो एक तो घाटा इनका ये हो जाएगा। लेकिन अब इनका ये घाटा तो ये चलो छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से तो अब फैसला आएगा और जीत होगी कंपनी की। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ बिज़नेस है, जो पॉलिटिकल वाला बिज़नेस है, उस बिज़नेस को बचा लो, और उस बिज़नेस को बचाने के लिए ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ के ये सोचते हैं कि अब इनको बदनाम करके लोगों के दिलों में ये चीज़ बैठा दो कि इन पे भरोसा करने के लायक नहीं है, ये एक झूठे लोग हैं ये लोग।
लेकिन जो लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं और जो लोग इस कंपनी के साथ पहले से हैं, जो जानते हैं, उनको पता है सच्चाई और हकीकत क्या है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जो क्या नाम है, केजरीवाल जी की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देखिए और फिर आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग और कैसे मुस्लिमों का ये सपोर्ट करना चाहते हैं। ये अपनी वीडियोज़ में, हर वीडियोज़ में यही दिखाते हैं कि हम इन्वेस्टर का पैसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर का पैसा दरअसल दिलाना नहीं चाहते हैं, ये इन्वेस्टर को दरअसल अंदर ही अंदर मारना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक वायरल करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और इन लोगों के पैनिक में लोग ना आने पाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।